बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़, मुझ मेज़बान शकील बेग का साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर लाइव सुन रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुझे आप सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका पैसा और आपकी जान दोनों महफूज बनाना। आज हम बात करेंगे आपकी जान पर, उसको किस तरह महफूज बनाया जा सकता है और वो कौन हैं जो आपकी जान को महफूज बनाते हैं। तो वो जनाब आपने देखा होगा अमूमन अखबारात या टीवी शोज़ में भी और दीगर तमाम जगहों पर आपको नज़र आते होंगे यंग डॉक्टर्स। तो जनाब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी YDA पाकिस्तान ख़ासकर सूबा सिंध में नौजवान डॉक्टर्स का एक साथ होना यकजहती को ज़ाहिर करता है। सवाल ये है कि ये यकजहती सिर्फ यंग डॉक्टर्स की हद तक है या दीगर शोबाजात में भी ये काम करते हैं। ख़ासकर अगर मरीज़ों की फलाह की बात करें तो उस पे इनका क्या किरदार है, आज उस पर बात करेंगे। और उस पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो मेरे साथ मौजूद है मेरे मौजूद मेहमान आप डॉक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यंग डॉक्टर्स YDA के बहुत ही मुतहर्रिक ओहदेदार हैं और हम खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? क्योंकि रात जागे हुए लग रहे हैं और लगता है कि कल भी आप ड्यूटी करते रहें। एक मैं समझता हूँ कि मैं अपने देखने और सुनने वाले दोनों को ये बताऊँगा कि जो डॉक्टर्स होता है, यकीन करें इसमें कोई शुबा नहीं है कि इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासकर जब हमारा कोई प्यारा किसी मर्ज़ में मुब्तला और फिर हम डॉक्टर्स के पास हो, और फिर ख़ासकर सरकारी डॉक्टर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत होती है डॉक्टर की। और इसलिए आज मेरा प्रोग्राम भी इसी पे होगा, और आप भी जब कॉल करें तो इनकी अहमियत पे ज़रूर बात कीजिएगा। इनकी सबसे बड़ी बात अहमियत पे ऊपर करने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को और जो देख रहे हैं उनको बताएं कि YDA का मकसद क्या है, YDA जो बनी है यानी कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, वो किस तरह काम करते हैं। थोड़ा सा मेरे सुनने और देखने वाला डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। शकील बेग साहब हमेशा जो आवाम की इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी इस तरह के जो आवामी उनसे मसाइल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इशूज़ उनको उजागर करते हैं, मुझे उन्होंने दावत दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में एक तंजीम है जो कि यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। सिंध में तकरीबन 10-15 सालों से इसकी जो है उसको फॉर्म किया गया। अभी हाल ही में 1 साल पहले हम लोगों का इलेक्शन हुआ था, जिसमें 2 पैनल थे। उसमें हम लोग के पैनल ने फतह पाई थी, जिसमें डॉक्टर महबूब नूनारी चेयरमैन YDA सिंध, डॉक्टर रोशन चांद जो प्रेसिडेंट YDA सिंध, और डॉक्टर लाल जो हैं मलिक वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे, और मैं तर्जुमान हूँ YDA JPMC का। हम लोगों का जो बेसिक नाम तो वैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, लेकिन इसमें हम लोग मरीज़ों की भी बात करते हैं, मरीज़ों के इश्यूज़ को भी उजागर करते हैं, और जो भी नर्सेज़ हैं या पैरामेडिक्स स्टाफ, जो भी हॉस्पिटल या हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, हम सारे कोशिश करते हैं कि वो रिप्रेजेंट हों और वो मसाइल जो हैं वो हल हों। बिल्कुल ठीक है जी। तमाम के मसाइल की बात करते हैं और इसलिए करते हैं कि क्योंकि ये भी इसी माशरे का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी ड्यूटी सर्व ये करते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं अमूमन हॉस्पिटल्स में विज़िट भी करता रहता हूँ, अमूमन मरीज़ों से मुलाकात करने भी हम जाते हैं किसी न किसी इवेंट पर, ख़ासकर ईद या कोई भी ऐसा इवेंट होता है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, जो नौजवान डॉक्टर्स हैं जिनको आप यंग डॉक्टर्स कहते हैं, चाहे वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएं, 2 में हो जाएं या 1 में हो जाएं, लेकिन अलबत्ता उनका एक माशाल्लाह देखा जाए तो एक बड़ा पॉजिटिव रोल नज़र आता है। अच्छा, वो चूँकि होते बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, मतलब अभी मेरा ख्याल है कोई 4th ईयर का होता है तब भी वो इधर आ जाता है, 5th ईयर का, फिर उसके बाद वो जो कर रहा होता है, ख़ासकर जो मैं अगर अपनी फ़ीमेल डॉक्टर्स की बात करूं, तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि वो डॉक्टर खड़ी हैं या कोई आम खड़ा हुआ है, कोई नर्स खड़ी है या कोई खड़ी है। तो उसके बावजूद मैंने देखा आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होता है मरीज़ के साथ, यानी कि आप मरीज़ की यहाँ तक मैं देख रहा होता हूँ, बल्कि मैं इसलिए विटनेस कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को विटनेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को महसूस करें कि आप लोग पर्ची लेके अमूमन फार्मेसी तक भी जाते हैं, कोशिश करते हैं।
तो ये सारा जज्बा क्या वाईडी आपको देता है या खुद ब खुद आप में होता है? देखिए, ये तो आपकी जो है ना तरबियत का भी हिस्सा होता है, और चूँकि आप जब स्कूल, कॉलेज और उसके बाद मेडिकल कॉलेज जब हम लोग अटेंड करते हैं, तो हमारे असातिज़ा हमारी मेडिकल एजुकेशन के साथ-साथ ये चीज़ें भी हमें सिखा रहे होते हैं। मेडिकल एथिक्स होती है हमारे पास, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास बेशक बिल्कुल आपने बात सही कही, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर्व भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी सहूलियात भी मुहैया की हैं सारे हॉस्पिटल्स में, जिनमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सारे इश्यूज़ के बावजूद भी जो हमारे पेशेंट्स हैं, ये हमारी आवाम है, इनकी हम कोशिश करते हैं कि इनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, इनको टाइम दें, और जितना हमसे हो सकता है हम इनको फैसिलिटेट करें। लेकिन चूँकि अभी फ़र्दर इंशाल्लाह मैं आपसे वो डिस्कस भी करूँगा कि जो मेडिसिन की शॉर्टेज है, या स्टाफ की जो शॉर्टेज है, या जो दूसरे कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है हॉस्पिटल में कि आम आवाम को, मरीज़ को ये नहीं पता कि वो जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लेके गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि मेडिकेशन प्रोवाइड करे, स्टाफ वहाँ पर प्रॉपर हो, वहाँ पर जो है सारी सहूलियात हो। या ऑक्सीजन की कमी आ गई वहाँ पर, या मेडिसिन की कमी आ गई, तो हम लोग अपना पूरा 100% देते हैं, और पेशेंट का फ़्लो इतना होता है कि यकीन जाने बाज़ औक़ात हमें पानी पीने तक को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक को टाइम नहीं मिलता है, चाय तो दूर की बात है। और जब जैसे ही 5 मिनट मिलते हैं तो हम कहते हैं कि बस फ़ौरन हमें कोई छोटा-सा ब्रेक मिल जाए। तो इस तरह हमारे डॉक्टर बेचारे सर्व करें, और ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, हमारे 5 इयर्स इस तरह गुजरते हैं। एक हाउस ऑफ टोटल तकरीबन 5 to 6 इयर्स, ये बहुत बड़ा अपना टाइम पीरियड है। और इसमें ये कि सैलरी पैकेजेस भी कम होते हैं। काफ़ी बेचारे हमारे डॉक्टर तो अनपेड भी काम कर रहे होते हैं, बगैर सैलरी के काम कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमने सेक्रेटरी हेल्थ से भी मिले थे लास्ट टाइम, और जो गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि काइंडली कोई इस तरह का तरीक़ाकार बनाया जाए कि आपके अपने डॉक्टर्स हैं ना, वो चाहे जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो वहाँ से MBBS करके आते हैं, रशिया से या चाइना से, तो आप ही ने उनको अलाउ किया था MBBS करने के लिए। फिर वो जब आते हैं, आपने उनसे एग्ज़ाम लिया, चीज़ पास हुए, तो वहाँ पर यहाँ पर जो हाउस जॉब वो करते हैं, आप उनको काइंडली पे तो करें। एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे को उसकी तरबियत करते हैं, तो वहाँ भी लगाया, उसकी तरबियत करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, फिर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाते हैं। उनका ख्वाब ये होता है कि आवाम की खिदमत भी करेगा ये मेरा बच्चा, और मुझे कमा कर भी देगा। ज़ाहिर बात है, एक डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि वो इसलिए नहीं बैठा होता कि मैं पैसे लूँ सबसे लोग, हालांकि वो तो इलाज कर रहा होता है, बट उसको जो है ना वो मिल रहे होते हैं, उसकी जो वो मेहनत करता है, जो उसने इतनी पढ़ाई की। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही उल्टा है कि जो डॉक्टर है वहाँ पर पढ़ाई करता हुआ है। ख़ासकर मैं जूनियर डॉक्टर्स की बात करूँगा, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स तो वो ओहदों पर पहुँचे हुए होते हैं, चाहे प्राइवेट उनकी क्लिनिक्स भी सेट होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी काम कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में आते हैं चले जाते हैं। जो हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं ना, वो इस हवाले से बड़ा परेशान है। बिल्कुल ऐसा ही जी, यंग डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं, लेकिन मरीज़ों का वास्ता इन्हीं से पड़ता है। अदवायात ना मिले तब भी, पर्ची में अगर कोई मसला आ जाए तब भी, सिक्योरिटी गार्ड से कोई झड़प हो जाए तब भी, और अगर मरीज़ आपका कहीं सीरियस है तो उस सूरत में भी। इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली से, और पूछेंगे कि ये कैसे किस तरह कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्रैफिक अलर्ट है, वो मैं देता चलूँ, ताकि आप कम से कम अगर अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस रूट से एहतियात करें। सड़क बंद है जनाब। ये मकाम है जी, ज़ियाउद्दीन चुरंगी से जानिब करीमाबाद बवजह अंडर बाईपास का तरक्याती काम हो रहा है। मुतबादल रास्ता ट्रैफिक को दूसरे रोड पर डबल चलाया जा रहा है, तो जनाब कोशिश करें कि इस रोड से इज्तनाब करें। इसके अलावा ट्रैफिक का दबाव है जनाब। मकाम है मिर्ज़ा आदम खान चौक जानिब गुलबाई बवजह लियारी नदी ब्रिज के ऊपर जॉइंट का काम हो रहा है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा आदम खान चौक जानिब गुलबाई ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। एक ट्रैफिक अलर्ट और है जनाब, पीक आवर्स से वो ख़त्म हो गए। ज़िला साउथ शाहरा फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल तीनटी जानिब गुरु मंदिर, चुरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, ज़िला ईस्ट शाहरा फैसल जानिब शहर, राशिद मिनास रोड जानिब डिग रोड। और एक और ट्रैफिक अलर्ट है, लेकिन उस अलर्ट से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से पूछूं। डॉक्टर साहब, मेडिसिन की कमी एक बहुत बड़ा मसला। एक तरफ हुकूमत बहुत सारी NGOs को कहीं ना किसी तरह कंपलसेट कर रही है,
दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अस्पतालों में अद्वैयात नहीं मिलती, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस चैलेंज को आप लोग कैसे फेस करते हैं? आपने बहुत मेन इशू को हाईलाइट किया है और हम चाहते हैं कि कोई इस पर बात करे, क्योंकि जी, डायरेक्टली ज़रूर कीजिए। पेशेंट के साथ ये लिंक करता है। जी, जी। अब ये सूरत हाल इतनी संगीन नौयत इख्तियार कर गई है कि लास्ट टाइम तकरीबन 1-2 महीने पहले FIA की इंक्वायरी हुई है, जिसमें जिन्ना अस्पताल के एक आला ओहदेदार भी नामजद हुए हैं कि वो करप्शन में पकड़े गए हैं। अच्छा। उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, FIA की तरफ से इंक्वायरी चल रही है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि 2 नंबर और जाली अद्वियात खरीदी गई और वो लगाई भी गई करोड़ों रुपए की। अब हमारा YDA का सवाल ये था सेक्रेटरी हेल्थ से और हमारे जितने भी आला ओहदेदार हैं हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि ये जो जाली अद्वियात खरीदी गई उसके बाद मरीजों को लगाई गई, उसके रिएक्शंस भी होते हैं और ज़ाहिर बात है एक पेशेंट अगर आया मेरे पास बिलफर्ज LRTI जो हमारे पास लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, जी, जी। अब मुझे एंटीबायोटिक लगानी थी, उसको वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही, वो बाद में सेप्सिस में चला गया या उसकी डेथ हो गई, तो इन सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन हुआ? वैसे तो हुआ, लेकिन फेस आप कर रहे हैं। अब मरीज कह रहा है कि मैं तो पेशेंट को लेकर आया था और ये इसका इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही। मैं मरीज को कैसे समझाऊं कि मुझे थोड़ी पता था कि वो तो दवाई 2 नंबर थी, जाली थी। न जाने कितने मरीजों को इस तरह की दवाइयां लगी, वो इम्प्रूव भी नहीं हुए होंगे और दीगर अमराज में भी मुब्तला हो गए होंगे और उनकी डेथ भी हो गई होगी। इनका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। अगर बिलफर्ज ये तो सिर्फ थी जाली अद्वियात का केस, मैंने आपके सामने रखा। मेडिसन है ही नहीं, मेडिसन आपके पास इमरजेंसी में आप आए। एक दौर होता था कि जिना की इमरजेंसी को एक जान समझा जाता था, जिना का कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर होती थी कि आप आते थे, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन इमरजेंसी ट्रे होती थी वहाँ पर रखी होती थी, उसमें और हर तरह के इंजेक्शन्स रखे होते थे, जो जैसे ही हमें लगता था कि इस पेशेंट को इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, हम स्लिप पर लिख कर देते और स्टाफ वो लगा देता था। लेकिन आज कल जो है सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम लोग मेडिसिन लिख कर देते हैं, स्टाफ बेचारा आगे से कहता है कि सर ये मेडिसिन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये बाहर से मंगवा लें। या फिर कहता है कि सर ये मेडिसिन तो कम है, ये डॉक्टर को खुद जाना पड़ेगा। शकील साहब, आप इस चीज़ पर एतबार करेंगे कि मैं मरीज़ को छोड़ के मुझे जाना होगा पीछे हेड सिस्टर के रूम से, वहाँ से वो मेडिसिन खुद लेकर आनी होगी। क्यों? क्योंकि वजह मुझे ये बताई जा रही है कि ये मेडिसिन चूँकि शॉर्ट है, तो इसलिए हम डॉक्टर को खुद बुलाते हैं कि आप क्यों लगवा रहे हैं। अब ये बड़ी एक बायस शर्मिंदगी बात है, लेकिन हम अपने आवाम के लिए, अपनी मरीज़ के लिए फिर भी जाते हैं। आज तक हमने मना नहीं किया कि भाई मैं क्यों जाऊं, मेरी अना के ऊपर बात आ रही है। हालांकि ये तो डॉक्टर का काम ही नहीं है। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे कि डॉक्टर को सिर्फ इलाज लिखना होता है, फॉलो करना, वो मेडिसिन प्रोवाइड करना, जो भी चीज़ें वो पीछे सारी हो जाती हैं। मेडिसिन है ही नहीं, अगर है तो ऐसी 3rd क्लास मेडिसिन के लोकल जो कि जिसकी प्राइस 50 रुपये फ़ी इंजेक्शन बनती है, वो वहाँ पर टैग लगा दिया गया है कि भाई 300 रुपये, और वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ वो वहाँ पर आ रही है हमारे पास। तो ये भी हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली कि इसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, वो बड़ा इसका नोटिस है। यस, सोनी, और दूसरी बात ये है कि बहुत ही एनर्जेटिक और बड़े काम करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी, मैं चाहता हूँ कि वो इनको देखे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो देखे ना, हमारी अपनी आवाम है, और कल को जब हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ गरीब पेशेंट आते हैं हमारे पास। जब पेशेंट आते हैं तो RTA एक्सीडेंट वाला जो केस होता है, वो तो प्राइवेट में 100 बार सोचते हैं कि यार पता नहीं वहाँ पर रश होगा, और वहाँ पर भी लाइनें लगती हैं। आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपने देखे होंगे तो वहाँ पर भी लाइनें लग जाती हैं। तो ये RTA के कुछ ऐसे केस तो वो फौरन जिना का रुख करते हैं, या डॉग बाइट के केसेस होते हैं, स्नैक बाइट के केसेस होते हैं। अब जब मेडिसिन इस तरह के भी बात करते हैं कि डॉग बाइट, स्नैक बाइट, और इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ कॉल्स का भी तांदा बना हुआ है कि क्योंकि उनको पता है डॉक्टर साहब बैठे हुए, कॉल लेते हैं जी। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान बैग साहब, नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से। मैं आपके यंग डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को भी खुशामदीद कहूँगा और सलाम अर्ज़ करूँगा। माशाल्लाह से हमारे यंग डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी तवज्जो देते हैं मरीजों पे भी और दीगर चीजों पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हेल्थ में टाइम गुजारा है, जैसे कि डायरेक्टर हेल्थ है
अच्छा नाम है डॉक्टर असद अली अबरू साहब, ये इन्होंने नाम सुना हो? जी जी। तो मैंने उनके साथ भी वक्त गुजारा है, और कामिल राजपूत साहब थे उनके साथ, लेकिन कामिल राजपूत में वो बात नहीं हुआ करती जो डॉक्टर असद अली अबरू साहब में जिस तरीके से ये यंग डॉक्टर्स है, इसी तरीके से वो यंग डॉक्टर्स की जितनी सरपरस्ती किया करते थे तो शायद ही किसी डायरेक्टर हेल्थ ने की हो। तो मैं इनके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए और इसी जज्बे के साथ ही काम करते रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ा कर दे, आपको भी जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक पर हैं जी शेरबाज जान है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इसके अलावा आबिद अमीर हैं, माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम शकील साहब और मोहतरम मेहमान यंग मेहमान को खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का जनाब। फेसबुक पर आपके लिए कमेंट्स किए जा रहे हैं। शकील भाई, मेडिकल में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हामला ख़वातीन के साथ होती है। नॉर्मल डिलीवरी में भी ऑपरेशन कर दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। ये प्राइवेट में भी तो हो रहा है, चले गवर्नमेंट के तो आपके मसले ही दूसरे हैं। जी जी। अच्छा, अब डॉग बाइट उसकी बात करें या स्नैक बाइट, ये शॉर्ट ही रहती है, ये चक्कर क्या है इसका? ये क्या चक्कर है इसका कि जब भी कोई लेकर आ जाए कभी कुत्ते का कटा हुआ या किसी खुदा न खास्ता सांप से, तो उसको पता चलता है कि उसकी तो वैक्सीन ही नहीं है। ये एक तो मेडिसिन भी महंगी होती है और ऊपर से इनको अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कम से कम उनके DHQs में तो ये मेडिसिन प्रोवाइड करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं। अब उमरकोट वाला पेशेंट भी जो है वो यहाँ पर आ रहा है, थरपारकर वाला भी यहाँ पर आ रहा है, सारा प्रेशर यहीं है, सारा प्रेशर है। और ठट्टे में चाहे किसी को कुत्ते ने काट लिया तो वो बेचारा रात को अब कहाँ जाए। वहाँ DHQ में हम पूछते हैं कि भाई वहाँ आप लगवा लेते इंजेक्शंस जो हैं, कहते नहीं एंटी रेबीज तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। अब आप उनको क्या जवाब दे। तो इसकी वजह से बर्डन इतना बढ़ जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि बाज़ औक़ात अगर एका दुका पेशेंट बेचारे गिला भी करते हैं कि सर आप तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे, तो मैं टाइम कैसे दूँ। इतना पेशेंट फ्लो होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी बाज़ औक़ात हमें चाय पीने को, पानी पीने को भी टाइम नहीं मिलता। अब रात की नाइट की ड्यूटी है, 8 बजे हम लोग आए, सुबह 8 बजे तक बमुश्किल 2-4 बार हम लोगों ने अगर पानी पी लिया, 2-3 बार चाय पी ली, तो वरना तो ये टाइम हमारा इस तरह का। अब इस दौरान अगर ये केसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनेज हो जाएं और जिना या सिविल अस्पताल जैसे इदारों पर, तो बड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, प्रेशर कम हो जाएगा। कॉल्स का भी तांदा है, लेकिन एक ट्रैफिक अलर्ट्स भी है, चूंकि ये अलर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मकाम है जी सड़क का दबाव, ट्रैफिक का दबाव है जनाब। ये मकाम है कारसाज बलोच, कारसाज ब्रिज से थोड़ा सा पहले जानिब शारा फैसल बवजह कार की ब्रेक फेल हो गई है, फर्स्ट ट्रैक पर दरमियान आईलैंड के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से शारा फैसल पे थोड़ा सा ट्रैफिक की फ्लो स्लो है। इसके अलावा जी ट्रैफिक का दबाव है इस वक्त मकाम है जी बलोच कॉलोनी ब्रिज जानिब महमूदाबाद बवजह सिटी स्कूल की छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव है। कॉल्स का भी तांता बंधा हुआ है, डॉक्टर साहब से बात भी करना चाह रहे हैं और मेरे अपने भी सवाल डॉक्टर साहब के लिए मैं बहुत सारे सोच के भी रख के बैठा था कि ये करूँगा, लेकिन आपका सवाल पहले लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर यंग डॉक्टर के बारे में तो बहुत अच्छा मैं भी करना चाहता हूँ। देखिए मेरे वालदा का भी ना जिना अस्पताल में टांग टूटा था, जिना अस्पताल ले गया था, बड़ा इमरजेंसी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं इमरजेंसी में खास तौर पे। जी जी मैंने देखा ये चीज। और सर 1 हफ्ता पहले मेरे दिल में भी ना, मेरे चेहरे पे भी कुछ खारिश हो गया था। मैं कोरगी 5 नंबर अस्पताल में गया था सर, वहाँ भी तवज्जो नहीं है सर, डॉक्टरों का तवज्जो वहाँ पे बहुत कम है। और मेडिसिन सारा बाहर का है सर, बाहर का। गरीब आदमी इसलिए जाता है थोड़ा 2 पैसे का बचत हो जाए। सर मैं गया था, मेरे को सिर्फ 2-3 गोली लिख के दे दिए और बोले ये जाके बाहर से ले ले। मैंने सर अंदर से करते आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कह रहे पागल हो गया क्या, अंदर से कुछ मिलता है क्या? मतलब उनका तवज्जो कम है। कोरगी 5 नंबर अस्पताल में। तो मैं थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर थोड़ा तवज्जो दे। मैं जिना अस्पताल गया हूँ, बहुत अच्छा बेहतरीन हो जो ना जी, वो जिना में ही होते हैं डॉक्टर साहब। ठीक हो जी, बेहतरीन मतलब। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि जितना प्रेशर आप लोगों के ऊपर बिल्ड होता है, जाहिर सी बात है 24 घंटे भी बाज़ दफ़ा 36 या 72 आवर्स ये आप लोग सर्व कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो मरीजों के साथ आप मरीज हो जाए। ऐसा होता है। अब हमारे साथ हमारे कुलीग थे, उन्होंने ICU में काम किया, वो वहाँ पर जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं उनकी कमी की वजह से, और पेशेंट चूँकि वहाँ पर 10 बेड लगे हुए हैं, अब डॉक्टर सिर्फ 5 काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर ICU के 2-2 मरीजों को देख रहा है, तो ये तो सही नहीं है।
ये तो कानून के खिलाफ है। अब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहाँ हर पेशेंट के साथ अलग डॉक्टर होता है और एक अलग स्टाफ होता है, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट है आपका। पेशेंट को भी ज़रूरी है कि उसको एक डॉक्टर ऐसा मिले जो कि रिलैक्स माइंड के साथ उसको देख ले, और आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप मुख्तलिफ पेशेंट देखेंगे ना आईसीयू में, तो सारे इतने क्रिटिकल होते हैं, आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। हमारे काफ़ी डॉक्टर्स को टीबी हो गई है, क्योंकि टीबी के साथ पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको ट्रीट करते करते वो तो अपना प्रिवेंशन जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, लेकिन आपको पता है डिजीज़ के साथ इतना नज़दीकी से उनकी सिक्रीशन निकल रही है, वो भी आप उनको वो कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सक्शन उनकी कर रहे हैं, और भी काफ़ी प्रोसीजर उनके कर रहे हैं। स्टाफ की कमी है सर, स्टाफ की शदीद कमी है। अब लास्ट वीक हम लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ को रिक्वेस्ट की कि हमें काइंडली मीटिंग का टाइम दें। देखें, इशू ये है ना कि जिस तरह एक बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू। अब वाईडीए जो है, हमेशा से हम लोगों ने काफ़ी बार ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, काइंडली हमारे मुतालबात तो सुने। हमने ये थोड़ी कहा है कि अब हम आप पर ज़बरदस्ती को इन्फोर्स करें ये चीज़ें, आपको जो बेहतर लगती हैं वो आप उसको मानें। क्या हमारा ये मुतालबा गलत है कि जो जाली अद्वियात हैं, जो भी ये बनाते हैं या जो भी ये सप्लाई करते हैं, यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? पहली तो क्वेश्चन मार्क ये है कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, अख्तर शाहीन रिंद ने भी कई मरतबा ये चीज़ें हाईलाइट भी की, बल्कि उन्होंने बताया कि एक कंपनी है जिसको ये, मैं नाम लेके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल वो प्रूफ के साथ उन्होंने शो किया था कि जनाब ये मेडिसिन दे दी गई हैं। मैं ये कहता हूँ कि जाहिर सी बात है कि एक आम फार्मेसी वाला हो तो मे भी कि चलें जी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। आप डॉक्टर्स भी हैं, इनमें ज़्यादातर तो जो डायरेक्टर लेवल पे जाते हैं वो होते ही डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर, तो वो कैसे उनको ये उनका दिल मान जाता है कि जनाब वो एक जाली अद्वियात परचेज कर लेते हैं? देखिए, पैसों की जो हिर्स है ना वो तो बड़ी ख़तरनाक है, तो वो इस चीज़ को नहीं देखता कोई भी कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, या साइंटिस्ट है, या आईटी एक्सपर्ट है, या कौन है। तो अब 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है। तो बाकी डॉक्टर भी आम इंसान ही है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, इस तरह के 2 नंबर काम में, गलत काम में, करप्शन में, और लोगों की, ये तो डायरेक्टली लोगों की जानों के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, तो उनको आप फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ केस करें, उनको अरेस्ट करके अंदर करें, ताकि यहाँ से गंद का सफाया हो। और हमारे लोग बेचारे आते हैं परेशान, हमें इतना दुख होता है, उनको तकलीफ़ होती है उन बेचारों को देखकर। अब शक्कर लाड़काना से मरीज़ आ रहा है बेचारा, उसको इस तरह का यहाँ पर हो, तो हम लोग अपना पूरा वो दे रहे हैं। लेकिन इश्यूज़ में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो आपने रेज़ किया था, तो इनको चेंज होने की बिल्कुल ज़रूरत है। और आपका और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, मैं इसी के साथ दूसरा जोड़ देता हूँ, चले आप इधर आ जाएं। हम सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, लेकिन जिनके लिए बना रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? यानी कि इंसान जो बीमार होकर आपके पास आ रहा है, आप तो लगे हुए ना, आपने तो अपनी सर्विस दे दी, लेकिन आपको उस सर्विस के लिए इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक वो इक्विप्ड, क्या है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको उन अद्वियात की ज़रूरत है जो उस मरीज़ को ज़रूरत है। अब वही अगर नहीं मिल रही तो आप कैसे सर्व कर रहे हैं? फिर वही आप फार्मेसी से लिखते होंगे, बाहर से लेकर आओ दवाई, लिखते होंगे डेफिनेटली। देखिए, अगर मेडिसिन हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होगी, अब जिस तरह जिन्ना की इतनी ओपीडी का फ्लो है वहाँ पर, कि वहाँ हम लोग अगर अंदाज़न आप कितनी देखते होंगे ओपीडी में एक अप्रॉक्सीमेटली? मेडिकल कम्प्लेक्स में हमारी मेडिसिन की ओपीडी है, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, 1500 2000 के करीब पेशेंट आते हैं। ये सिर्फ मेडिकल कम्प्लेक्स की बात, जहाँ पर न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, ईएनटी और डर्मा, गेस्ट्रो, इस तरह की ये ओपीडीज रन हो रही होती हैं। जनरल सर्जरी की, न्यूरो मेडिसिन की अलग ओपीडी है, वो भी वीक में 2 to 3 टाइम्स होती है। उसकी भी तकरीबन फ्लो जो है वीकली, अगर आप डेली बेस का अगर आप निकालें 1 डे का, तो उसका भी कोई अराउंड 400 समथिंग है। इस तरह चेस्ट मेडिसिन की जो पल्मोनोलॉजी फेफड़ों की जो है वो अलग है, 4-5,000 के लगभग आ जाती होगी ये सारी मिला मिलू के, शायद बिल्कुल तकरीबन 4000 तक आ जाए। गायनी की चूंकि अलग वहाँ चल रही होती है, गायनी का बहुत ज़्यादा बर्डन है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और फैकल्टी की कमी जो है इसको पूरा करना चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमें मीटिंग का टाइम दें, ताकि सारे इश्यूज़ हम आपको उसमें आपको बता सकें कि हमें, और डॉक्टर्स के जो इशू, हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा, आपने जो अभी बात की थी कि डॉक्टर्स को भी डिजीज़ तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो हमने ये रिक्वेस्ट किएगा आप काइंडली हेल्थ रिस्क अलाउंस दें। हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो पे है वो इंतहाई कम है।
अब मजदूर की जो तनख्वाह थी 3-4 साल पहले वो 15-20 हज़ार थी, अभी कम से कम भी 37 हज़ार है, लेकिन डॉक्टर वो उसी पैसों पर काम कर रहा है। कितने पे? हाउस ऑफिसर जो है वो उसकी 69 तकरीबन फिक्स की हुई है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो FCPS कर रहे हैं 17 स्केल से भी यूँ समझिए वो ऊपर लेवल का है, यस आई नो, क्योंकि MBBS उसने कर लिया, और जो कर लिया वो FCPS निकल गया ना सर, वो अपनी सर्विस भी दे रहा है और डबल ड्यूटीज भी कर रहा है, नाइटें भी कर रहा है, 30 आवर्स की ड्यूटी भी कर रहा है, और उसके बाद भी आप उसको 1,04,000 तो वो तब था 3-4 साल पहले जब अप्रूव हुआ था, अभी तो काइंडली आप उसको बढ़ाएं। ये स्ट्रक्चर बढ़ने की जरूरत है, इस स्ट्रक्चर पे काम करने की इस पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान से भी बात करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को खुद भी उनके साथ इंगेज होना चाहिए ताकि जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें थोड़ा कम मिला। 30 घंटे किस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम कर सकता है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो डेफिनेटली वो भी एक इंसान है और उसकी भी और भी ज़िंदगी के अंदर मसाइल है, और फिर जिस तरह की महंगाई है तो डेफिनेटली उसके असरात डॉक्टर्स के ऊपर भी आते हैं। उन्होंने भी इसी माशरे में रहना है, इसी माशरे में देखना है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरे पास, मेरे फ्रेंड की बेटी 5 साल की है और उसको शायद बर्न यानी कि जल गई हो गई है, तो उसे किस हॉस्पिटल में ले जाया जाए, मशवरा मांग रहे हैं आपसे, गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल का? बर्न सेंटर लेकर जाना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल के वहाँ पर, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ अवेलेबल है, वहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। बर्न सेंटर जो ट्रॉमा सेंटर है वो बहुत अच्छा बना है, वहाँ पर फुली इक्विप्ड भी है, वो हर तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ भी अवेलेबल है। जी, ये डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि आप ट्रॉमा सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल के साथ ही है, बल्कि सिविल हॉस्पिटल का हिस्सा है, ट्रॉमा सेंटर ले जाएं। वहाँ पर बाकायदा इसके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और ये हकीकत बात है कि वहाँ पर इसका एक बेहतर इलाज भी है, चाहे एक्सीडेंट का हो या इस तरह का बन का, तो आप बिल्कुल वहाँ लेके जाएं। अच्छा जी, एक और है जी, अवैस अहमद सिद्दीकी साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? और ज़बरदस्त शोर है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कॉल लेते हैं, काफ़ी देर से आ रही है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरम शकील अहमद बेग साहब, अहमद खान बलोच कराची गरबी से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और आपके मेहमान को भी खुश आमदीद। जी जनाब, बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा एक अर्ज है कि मैं जो है ना वो तीसरे साल जो है ना ये कमजोरी की वजह से न्यूरोबियान इंजेक्शन जो है ना वो मैं लगाता हूँ। वो इंजेक्शन क्या होता है कि एक दिन छोड़ के तीसरे दिन लगाई जाती है। वो 12 इंजेक्शन लगाते हैं, जब वो ब्लड जो टिप का वो जब पूरा करती है तो उसमें ये दवाई आ जाती है। ये अभी हम बारारी में रहते हैं, वहाँ 50 रुपया किराया लगता है, और डॉक्टरों को भी जो है ना वो प्राइवेट डॉक्टरों को 50 रुपया देते हैं जब वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसके साथ अगर कोई ऐसी गोलियां हो कि हम इसका किरदार अदा करें न्यूरोबियान जैसा कि हम वो गोलियां लेके रख दें घर में, वो फिर वो टाइम पे गोली खाएं, ऐसा कोई है तो पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से जी, पूछते हैं। ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं किसी इंजेक्शन की बजाय अगर कोई टैबलेट्स ले लूँ इसकी जगह, लेकिन वो तो डॉक्टर को आपको हमें नहीं पता कि इनकी डिजीज़ क्या है, बीमारी को किस नौयत की है, किस तरह की। वो न्यूरोबियान इंजेक्शन उनको हर 3 दिन के बाद वो लगवाते हैं, या तो शायद इनको बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल हमारा कम हो जाता है, एनीमिया पेशेंट्स उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उनमें भी ये लोग लग रहे होते हैं, या पट्ठों की जो मसाइल उनमें भी ये लग रहे होते हैं, तो देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन अगर इनको इंजेक्शन मिलने में दुश्वारी हो रही है या बहुत ही ज़्यादा इनके पास पैसों का जो इशू चल रहा है, तो वो टेबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि इधर कॉल्स भी आ रही है, मैं नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक इशू की तरफ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जो जैसे स्टार्ट में भी मैंने शुरू में भी कहा कि आप लोगों को जहाँ मेडिसिन की शॉर्टेज के मसाइल हैं, कहीं पर दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, इन मसाइलिस्तान में रहते हुए आप लोग काम करते हैं और मरीज़ों के जो भी फलाह बहबूद है उसके लिए कोशिश करते हैं, उनको सर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक अखबार में ख़बर पढ़ रहा था कि जिना हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के पास एक लेडी डॉक्टर को हरासा किया जाता है। ये मैं जानबूझकर मैंने इस इशू को देखा और मुझे लगा कि ये बात आपसे होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑफिस बेरर हैं इसके। तो ये क्यों किया जाता है? मैं तो इस बात से बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि चाहे कोई आपके साथ किसी तरह का भी अटेम्प्ट करे, चाहे कोई उठ के आपके साथ अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करे, मुझे वो भी पसंद नहीं है। क्योंकि देखें, मैं ये जानता हूँ कि जिस पैसों में आप लोग सर्व कर रहे हैं, तो हमें तो खड़े होकर आपको सलूट मारनी चाहिए, हमें खड़े होकर आपकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इस तरह। तो वो लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था? फिर आपकी जो चेयरमैन है, मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी इस पर एक्शन लिया था, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर बात करें। ये हुआ था कि एक्चुअली अवाम में तो इस तरह के लोग कम ही हैं, ज़ाहिर बात है, आटे में नमक के बराबर होते हैं, और
जिनको खुद भी ये सोचना चाहिए, और अगर कोई इस तरह कर भी रहा है और अगर किसी को पता चल जाए अवाम में से तो उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए और उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ख़ासकर फीमेल डॉक्टर्स जो होती हैं, माँ बाप जो है बड़ी मुश्किल के साथ उनकी तालीम उनको वो हासिल करते हैं बेचारे स्कूल कॉलेजेस, और उसके बाद MBBS। आपको पता है माहौल का भी बड़ा फ़र्क आ जाता है, और जो बच्ची होती है उसको लेकर आने जाने में भी एक अलग ही इश्यूज होते हैं, बच्चा खुद भी चला जाता है अकेला। तो इस सारी सूरत हाल में जब वो ऑन ड्यूटी हो और कोई आकर उसको छेड़े या उसको गलत अलकाबात से पुकारे या गालियाँ गलोच करे, जिस तरह लास्ट टाइम हमारे जिना की इमरजेंसी में भी हुआ था, तो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो उस पर फिर FIR भी वायरल कटी थी। अभी ये वाला जो इशू है यूरोलॉजी में, इसमें हमारी एक ट्रेनिंग थी FCPS, उनका तकरीबन एंड होने वाला है। MBBS के बाद हाउस जॉब, उसके बाद FCPS 5 ईयर प्रोग्राम है, 5 साल उनके कंप्लीट होने वाले हैं आगे। और भी उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से ये हुआ था। ये कोई आम आवाम नहीं था, ये उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, जो सीनियर मोस्ट बंदा है उनके। अब मेंटली वो इतना वो इस लेवल तक पहुंच गया था कि उसको अल्लाह माफ़ करे कि मतलब ये हिर्स इस तरह की जाग गई थी, लत लग गई थी। पहले तो वो वर्बली उसको तंग करता था, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना कि आप मेरे साथ इस तरह नाजायज़ ताल्लुकात रखें, मुलाकात करें, ये करें वो करें। लड़की बेचारी फीमेल डॉक्टर थी, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में बर्दाश्त करती रही। एंड पर अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले उन्होंने उसको ऑफिस में बुलाया फीमेल डॉक्टर को, और जब वो ऑफिस में गई, जाहिर बात है वो तो उनका हुक्म बजा लाना तो लाजमी, अगर आपने नहीं माना तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। जब वो गई तो उन्होंने अपने PA को बोला, जो गार्ड था वहाँ पर, कि आपने किसी को भी अंदर नहीं आने देना। मतलब वो फीमेल डॉक्टर और जो HOD हैं वो अकेले। फिर वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ इस तरह की किसी टूर पे चलें और ये करें। जब वो उससे भी बात नहीं बनी, उन्होंने इनकार किया कि मैं क्यों आपके साथ जाऊँ ज़रा टूर पे, ये वो। तो वो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आकर बैठें। उन्होंने कहा कि सर मैं इधर कंफर्टेबल हूँ, मैं आपके साथ क्यों बैठूँ। वो खुद आकर बैठे और उन्होंने फ़िज़िकल हैरेसमेंट की उनके साथ, और वो फ़ौरन भागी है वहाँ से ऑफिस से निकल के। फिर हमने इस इशू को रेज़ किया, उन्होंने कंप्लेन भी की जिना में, और हमने फिर वहाँ उनकी अपनी भी कमेटी बन चुकी है, उन्होंने भी इंक्वायरी तकरीबन कर ली है। और हम सेक्रेटरी हेल्थ से भी मिले थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की तरफ से भी एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है, जिसमें वो इंक्वायरी आज चल रही है। और आज उन्होंने दिन दिया था कि आज होगी इंक्वायरी। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचू की तरफ से, कि कम से कम उनको सस्पेंड तो किया जाए, क्योंकि वहाँ की जो फीमेल जितनी भी डॉक्टर हैं यूरो वार्ड की, बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हैं कि इस क्योंकि वो डेली बेसिस पे जा रहा है। और ये वाकये के बाद बड़ी वो माशाल्लाह बड़ी अग्रेसिव खातून है डॉक्टर अजरा पेचू। ये तो मैंने देखा है कि उनके अंदर तो खुद भी फीमेल भी और बड़ी एक्टिव होकर, वो भी उनके बारे में भी मैंने बहुत सुना है कि बड़ी एक्शन लेने वाली। बिल्कुल मैडम को हमने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया काफ़ी चीज़ों पर, और इस चीज़ पर भी उनको थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी है वो उनके अंडर बनी है और एक्शन तो वही लेंगे, जाहिर बात है। और तो उनको ये चाहिए कि कम से कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सस्पेंड किया जाए, ताकि बच्चों में जो डॉक्टर्स में, यूथ में, यंग में जो इस वक्त परेशानी है वो ख़त्म। अब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए डॉक्टर, फीमेल बेचारी परेशानी हमें बुला लेगा तो हम क्या करेंगे। ऐसा ही है जी, बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है कि जब घर का सरबराह ही कोई खुदा न खास्ता इस तरह का निकला है तो फिर क्या करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अजरा पेचू साहिबा ख़ुद भी डॉक्टर भी हैं, ख़ातून भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बाहिम्मत ख़ातून है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर इस पर कोई पॉजिटिव एक्शन लें, ताकि ये जो नेगेटिविटी है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा एक आबिद अमीर साहब हैं फेसबुक पर, शकील भाई एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तानी डॉक्टर की सैलरी पड़ोसी मुल्क के दफ्तर की क्लर्क के से भी कम है। तो ये कह रहे हैं कि मुजाहरे भी, शायद प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने किए हैं इसके ऊपर कि जी ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए आप लोगों सर। ये तो तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन महंगाई कितनी हो गई, महंगाई तो पेट्रोल, चीनी, आटा और बाकी चीज़ें कितनी महंगी हो गई, और हम लोगों की तनख्वाहें भी, सैलरीज उतनी ही है। अच्छा, ये एक और है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंसेस के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क का खर्चा उठाकर फार्मा कंपनियां दवाइयाँ देती हैं। ये जो बड़े जो प्रोफेसर लेवल के जो लोग होते हैं ना,
उनको ये ऑफरें मिलती है क्योंकि उनकी ओपीडीज प्राइवेट सेट होती हैं, तो फार्मा वाले उनको अप्रोच करते हैं कि हमारी मेडिसिन चल सकें। अब उसके लिए कि गवर्नमेंट को इस तरह का कोई तरीक़ा कार इख्तियार करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अगर वो डॉक्टर टूर कर रहा है तो उसको देखे कि भाई वो पीछे से कोई गलत मेडिसिन तो नहीं लिख रहा, इस तरह का थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ये तो वैसे ये सिगरेट की कंपनी है, जब उनके इश्तिहारात बंद हो गए थे ना बाहर लगाना कि जी इश्तिहार नहीं लगा सकते, तो उन्होंने फिर पान वालों को, सिगरेट बेचने वालों को बाहर के टूर कराने शुरू कर दिए थे, उनके घर बनाने शुरू कर दिए थे, उनके किचन बनाने शुरू कर दिए थे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को भी इसी तरफ ले जा रहे हैं। डॉक्टर जो हैं उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट ही नहीं कर रही। आप मुझे बताएं कि एक हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, तो उनकी तनख्वाह 4 लाख प्लस है माशाल्लाह, सिक्योरिटी इंचार्ज, और गाड़ी उनको मिली हुई है, बंगला उनको मिला हुआ है। लेकिन जो प्रोफेसर है, अस्पताल जिस मकसद के लिए बना है, जो इलाज करता है वहाँ पर उसने पूरी जिंदगी सिक्योरिटी गार्ड है, यूं कहना सर, वो तो ठीक है, वो जो प्रोफेसर है उसकी तनख्वाह 2 लाख है। लम्हाए फिक्रिया है जी, बिल्कुल लम्हाए फिक्रिया। और उसका क्या दिल करेगा, लेकिन फिर भी सलाम है उस प्रोफेसर को जो वहाँ काम करता है। हम जैसे जो ट्रेनीज है उनको हमें सिखाता भी, अपना तजर्बा पूरी लाइफ का निचोड़ हमें देता है। क्या बात है। मरीजों का इलाज करता है। काफ़ी हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं कि उनको बड़ी बड़ी ऑफरें आई, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की कि भाई मैं सरकारी अस्पताल छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये हमारे यहाँ पर गरीब मरीज आते हैं और उनको हमारी ज़रूरत है। अच्छा जी, डॉक्टर का निज़ाम कैसे तक होगा, कब इंसान की जान लेना छोड़ेंगे? सुन लिया होगा आपने डॉक्टर साहब को पूरी बात आपने। डॉक्टर मोहम्मद अली, बेसिकली मैं इनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और बड़े साफ गो, इसीलिए तो इनको उन्होंने रखा है कि आप इतलात का शोबा आप संभालें ताकि पता चले लोगों को कि क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर्स की भी निशानदेही कर दी गई है। बेसिकली डॉक्टर्स के पीछे जो मेडिसिन हैं, अदवायात हैं, उनके बारे में शकूक व शुबात हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो दूर करने की ज़रूरत है। और ये अगर नहीं दूर होंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि मरीज़ों की, और अभी इधर ये फेसबुक पे एक सवाल ये भी किया जा रहा है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी ख़तरे की अलार्मिंग बात है कि अगर फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अदवायात लें या सिर्फ डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि गली कूचों में जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्वाइक्स बैठे हुए हैं इस वक्त, उस पर हेल्थ केयर कमीशन कुछ नहीं करता है। सीरियस मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने उनसे भी बड़ी बात की और उनके CEO से भी कहा, लेकिन वो कहते हैं कि इतने सारे हम क्या करें। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि फिर एक अदारा ही बन गया तो उस पर अगर वो काम ही नहीं कर रहा। अब मरीज़ के पास रह दे कर बस एक ही बस चलता है कि जी मैं आऊँ अपने मरीज़ को लेकर आपके पास आ जाऊँ। क्यों? यहाँ डॉक्टर क्वालिफाइड बैठा हुआ है, यहाँ डॉक्टर क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, वो ख्वाहिश होती है, लेकिन वहाँ अदवायात नहीं मिलती। देखिए, ये है कि आवाम को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना चाहिए। अब 100% मेडिकेशन भी जाली नहीं है। जाली अद्वियात का जो केस आया था वो चल रहा है FIA में। उम्मीद है होपफुली कि उसकी कुछ निकल भी आएगा। जिस तरह MD-CAT वाला मामला था उसको भी हम यंग डॉक्टर्स नहीं उठाया था, क्योंकि वो जो बच्चे अगर आते हैं MBBS में बिल्कुल 3rd क्लास बच्चे आते तो कल के डॉक्टर वो क्या बनते, लोगों की जाने ही लेते। इसलिए हमने इसको उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज MD-CAT IBA ने लिया भी, कोर्ट ने उसको वो रिकंडक्ट भी करवाया। इस तरह ये जो चीज़ है इसमें भी इंशाल्लाह हम लोगों ने इशू रेज भी किया। इंशाल्लाह अभी दवाएं भी अच्छी आएंगी और आप बिल्कुल आएँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अपना मुआयना भी करवाएं। और सारी दवाइयाँ जाली हैं भी नहीं, कुछ जो एडमिशन पुराना जो केस आया था मैंने उसका जिक्र किया था कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले। बाकी मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहूँगा गवर्नमेंट सिंध हेल्थ केयर कमीशन को और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये रिक्वेस्ट कहूँगा कि आप जो SNEs हैं हॉस्पिटल में क्रिएट करें। अब जिना अस्पताल में 17 ग्रेड के जो डॉक्टर हैं या 18 ग्रेड की, उन्होंने वो नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं। मुझे आप ये बताएं ये किस तरह का एक्ट है, ये किस तरह का रवैया है कि आप अपने हॉस्पिटल से नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। आप प्राइवेट कॉलेजेस तो धड़ाधड़ बना रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या सेटिंग है वो इदारों के साथ। जब डॉक्टर आपके प्रोड्यूसर हैं, आगे आपने नौकरियां दे नहीं रहे। गांव देहात में आप नौकरियां दें ना, किसने आपको मना किया? वहाँ पर जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर बैठेगा MBBS, जितने अच्छी ट्रेनिंग की हुई MBBS की जॉब की हुई है, तो वो कितना अच्छा इलाज करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेक्स भी ख़त्म हो जाएंगे। जब आवाम जाएगी, क्वेक्स और डॉक्टर के बीच में तो फ़र्क होता है। डॉक्टर आपका अच्छा चेकअप करता है, अच्छे तरीके से इलाज करता है और वो मेडिसिन देता है
जिसको आप वो खाने से आपको नुकसान नहीं होगा। कोई इस चीज़ का नहीं देखता। कोई कहता है कि बस मेरे मरीज मेरे पास आया है, मैं बस कमाऊं और इसको ऐसा इंजेक्शन लगा दूं कि ये पैरों पर एकदम से खड़ा हो जाए, लेकिन वो उसके नुकसान को नहीं देखता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। डॉक्टर मोहम्मद अली से बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं। इंशाल्लाह ताला फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तशरीफ़ लाएं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं चलते चलते एक बात हुकूमत सिंध खासकर सईद कायम अली शाह साहब मुराद अली शाह साहब से करूँगा, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी, कि खुदारा आप सिंध के इस असासे को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इसको बचाइए, क्योंकि डॉक्टर अज़रा पिचू साहबा भी बहुत मुतहरक हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ मिलकर, YTA के साथ मिलकर अगर ठीक कर दी जाएं और जो इनको नौकरियां दे दी जाएं, तो मैं समझता हूँ गांव देहात से निकल कर वो मरीज़ लेकर अपने यहाँ कराची तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि उनके दरवाजे पर ही डॉक्टर जो है उसे सेहतियाबी अता करेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर क्वालिफाइड होगा तो डॉक्टर साहब के बकौल, बल्कि तमाम के बकौल कि वो जाली डॉक्टर, वो क्वाइक्स, उनसे वो महफूज रहेगा। आज का प्रोग्राम कैसा रहा, किस तरह का रहा, ये आपके कमेंट्स बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल हम एक नए जज्बे के साथ, एक नए दिन के साथ आएंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।